हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल नानक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ हीना टक्कर। आज हम गेस्ट पेपर लेकर आए हैं। सब्जेक्ट का नाम आपको सामने दिखाई दे रहा होगा, रिटेल ऑपरेशन एंड स्टोर मैनेजमेंट। जी हाँ, ये हमारे सब्जेक्ट का नाम रहेगा। ठीक है, जो मैंने बताया आपको। बीबीए वाले जो ओल्ड वाले स्टूडेंट हैं, बीबीए ओल्ड एंड बीबीए न्यू वाले जो स्टूडेंट हैं, उनके कोड में बदलाव आया है, चेंजेस आए हैं। मैं बता दूं कि इसका कोड क्या रहेगा। सो रिटेल ऑपरेशन एंड स्टोर मैनेजमेंट का जो कोड रहेगा वो रहेगा BRL 11 एंड 108। अगर आपका सब्जेक्ट नेम यही है और कोड कोई भी हो तो समझ लेना ये जो वीडियो है वो आप ही के लिए बनाई जा रही है। अब कई जो हैं यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जिसके अंदर क्या होता है, बीकॉम और एमबीए के कुछ सब्जेक्ट जो होते हैं वो बिल्कुल कॉमन होते हैं, बट सब्जेक्ट के नेम में हल्का सा चेंज होता है। जैसे कि रिटेल ऑपरेशन अगर है, या फिर सिर्फ स्टोर मैनेजमेंट है, या फिर रिटेल ऑपरेशन एंड स्टोर है, तो भी समझ लेना ये वीडियो आप ही के लिए बनाई जा रही है। क्योंकि कई बार क्या होता है, यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ बुक्स जो होती हैं उनके नाम में हल्का बहुत सा डिफरेंस होता है, बाकी सब्जेक्ट के क्वेश्चन टॉपिक वही रहते हैं। सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 100% आपको एग्जाम में दिखाई देंगे। सो सबसे पहला क्वेश्चन क्या रहेगा, एक्सप्लेन द मार्केटिंग implication फॉर हाई एंड लो इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्ट कैटेगरीज, मेंशन वेरियस स्ट्रैटेजीज फॉर इम्प्रूविंग कस्टमर इन्वॉल्वमेंट। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो हमारी मार्केटिंग की जो इम्प्लीकेशन है वो हमसे पूछी गई है कि अगर हम किसी भी प्रोडक्ट की कैटेगरी में हाई या फिर लो इन्वॉल्वमेंट रखते हैं तो क्या क्या इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं, एंड कैसे हम अपने कस्टमर इन्वॉल्वमेंट को इम्प्रूव कर सकते हैं, कौन कौन सी स्ट्रैटेजी लगा सकते हैं। सो बेसिकली सब्जेक्ट के नाम पे पहले हम मैं फोकस डालना चाहती हूँ। स्टोर मैनेजमेंट है और रिटेल ऑपरेशन है। रिटेल आप लोगों को पता ही है कि रिटेल होता क्या है एक्चुअल में, कि जब हम दुकानदार की बात करते हैं तो वो अपनी दुकान को किस प्रकार से सजाता है एंड किस प्रकार से जो प्राइस ऑफर करता है, किस कंपटीशन से वो लड़ता है और अपने स्टोर को किस तरीके से चलाता है। सो इस किताब में हम ये सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं और काफ़ी सारे सब्जेक्ट सिमिलर भी हैं बीबीए में, क्योंकि मेन जो पॉइंट है वो रिटेल कंज्यूमर इन्हीं सब के ऊपर डिस्कशन हो रही है। कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट refers to the level of interest, importance and personal relevance a customer attached to a product or purchase decision। बहुत सारे बच्चों का एक तो ये भी डाउट रहता है कि मैम ये जो कंटेंट है वो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सफिशिएंट है। तो मैं बता देती हूँ कि जो मैं एग्जांपल देती हूँ, जो एक्सप्लेनेशन करती हूँ, वो भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं वहाँ पे। उससे भी आपकी शीट्स जो हैं वो कवर हो जाती हैं, साथ में फ्लो चार्ट्स बनाएं। ठीक है। सो कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट क्या है? सो कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट का मतलब है कि वो लेवल ऑफ इंटरेस्ट है, वो इम्पोर्टेंस है, वो पर्सनल रिलेवेंस है, जिससे कस्टमर एक अटैच होता है पर्टिकुलर प्रोडक्ट के साथ या फिर किसी परचेज डिसीजन के साथ। क्योंकि एक्चुअल में होता क्या है कि जब हम कुछ सामान खरीदते हैं तो वो हमारा डिसीजन होता है, एक कंज्यूमर का डिसीजन होता है, चाहे वो आप हो चाहे वो मैं हूँ। परचेज का डिसीजन तभी होता है जब हमारे माइंड में नीड या प्रॉब्लम अराइज होती है। लेट सपोज मुझे भूख लग रही है तो मुझे मैगी खानी है, तो मैंने भाई उस चीज़ को खरीद लिया। या फिर मेरे को जो है पढ़ाई करने के लिए लैपटॉप चाहिए, मेरी बिना लैपटॉप के पढ़ाई नहीं हो रही, तो वो एक प्रॉब्लम है, यानी कि वो मेरा एक परचेज डिसीजन हो गया। So product are broadly classified into high involvement and low involvement categories based on the amount of effort consumer invest before purchasing them। यानी जो प्रोडक्ट हैं वो यहाँ पे हाई इन्वॉल्वमेंट के साथ क्लासिफाइड हैं, चाहे वो लो इन्वॉल्वमेंट कैटेगरी की हो। उनका जो बेस्ड होता है वो अमाउंट ऑफ एफर्ट ऑफ कंज्यूमर, कि कंज्यूमर कितना इन्वेस्ट कर रहा है बिफोर परचेजिंग दैम, खरीदने से पहले उसने कितना एफर्ट लगाया, यानी कितना अमाउंट ऑफ एफर्ट उसने जो है इन्वेस्ट किया। हाई इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्ट जो होते हैं वो काफ़ी महंगे होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं, रिस्की भी होते हैं एंड क्लोजली कनेक्टेड विद कंज्यूमर सेल्फ इमेज के साथ ये जो है कनेक्टेड होते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। ये सारी चीज़ें हम लोग फेस करते हैं, लेकिन वही चीज़ें रियलिस्टिक चीज़ें ही हैं जो हम किताबों में पढ़ रहे हैं। कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं, उनके अपने अपने नाम हैं, लेकिन हमने ये चीज़ फेस करी है। अभी आपको याद भी आ जाएगा, मैं अभी रियलिस्टिक एग्जांपल दूंगी जिसको आप रिलेट कर पाएंगे। एग्जाम्पल इंक्लूड कार, लैपटॉप, इंश्योरेंस पॉलिसी या फिर हाउसेज। कस्टमर स्पेंड कंसिडरेबल टाइम गैदरिंग इंफॉर्मेशन, कंपेयरिंग अल्टरनेटिव एंड इवेल्युएटिंग फीचर बिफोर मेकिंग अ डिसीजन।
अब मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। लेट्स सपोज मेरे माइंड में एक एग्जांपल आया, सबसे पहले मैं छोटे एग्जांपल से स्टार्ट करूंगी। लेट्स सपोज पीनट बटर है, ठीक है। मैं यहाँ पे कोई भी कंपनी की बात नहीं कर रही, मतलब कोई भी आप ले सकते हो। लेट्स सपोज अब पिंट्रोला का है, ठीक है, पीनट बटर है, उसमें आप फ्लेवर कोई भी आप मंगाएं। तो आप क्या करते हो, जब आप एक छोटी सी चीज, वो सोचो 150 रुपए की या 200 रुपए की चीज जो आप मंगा रहे हो, 150 या 200 रुपीज की, तो भी आप क्या कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हो कौन से ऐप से। बहुत सारे, लेट सपोज आपको अर्जेंट में पीनट बटर चाहिए, बट आपको आपके आसपास शॉप पे नहीं मिल रहा, तो आपने क्या किया, ब्लिंकिट खोला, आपने जियो मार्ट खोला, आपने इंस्टा मार्ट खोला, आपने अमेजोन खोला, और उसके प्राइसेस को कंपेयर किया, जहां आपको सस्ता लगा आपने ले लिया। सोचो कि एक 100-150 वाली चीज भी आपने कंपेयर करी है। तो यहाँ पे वही बताया कि हाई इन्वॉल्वमेंट वाले प्रोडक्ट जो होते हैं वो थोड़े महंगे होते हैं। एक होता है लो इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्ट, जो मैंने अभी एग्जांपल दिया वो दिया लो इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्ट का। अब मैं देती हूँ हाई इन्वॉल्वमेंट का। जब आपको कोई गाड़ी खरीदनी है, लेट सपोज आपको ब्रीजा लेनी है या फिर आपको कोई भी गाड़ी लेनी है, तो आप उसके लिए आप उसके फीचर्स जानोगे, ठीक है, पेट्रोल है, सीएनजी है, या फिर किस प्रकार से जो है आपको लेनी है। तो आप सारी चीजें देखते हो। अगर आपको घर लेना है तो आप देखते हो कि भाई सारी फिटिंग ऑलरेडी है या नहीं है, वार्डरोब बने हैं नहीं बने हैं, पानी का कनेक्शन है कि नहीं है, जो हमारा बिल का जो मीटर होता है वो लगा है या नहीं लगा। तो हर एक चीज आप गैदर करते हो और आप कई महीनों लगा देते हो। तो वो आपका हाई इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्ट है, जो महंगा तो होता है, ठीक है, और आप उसको जो है जल्दी से खरीदते नहीं हो, आप सोच समझ के ही इंफॉर्मेशन जो डिसीजन है वो लेते हो। सो यहाँ पे क्या है, कस्टमर स्पेंड कंसिडरेबल टाइम गैदरिंग इन्फॉर्मेशन। तो वही चीज है कि कंपैरिजन करना पड़ता है खरीदने से पहले। तब मार्केटिंग इम्प्लीकेशन जो होती है प्रोडक्ट की, वो बताई गई है कि आप कोई भी एग्जांपल यहाँ पे ले सकते हो। और इन्होंने यहाँ पे यही चीज बताई है लो इन्वॉल्वमेंट वाली, कि भाई लो इन्वॉल्वमेंट वाले जो प्रोडक्ट होते हैं वो जल्दी से खरीदे जा सकते हैं, उनमें रिस्क कम होता है। जैसे मैंने आपको अभी बताया, मैंने पीनट बटर का एग्जांपल दिया, लेकिन इन्होंने साबुन, बिस्किट, टूथपेस्ट, सॉफ्ट ड्रिंक, कुछ भी आप एग्जांपल दे सकते हो। फिर भी आप थोड़ा बहुत कंपेयर करके लेकिन जल्दी से ले लेते हो, महीनों नहीं लगाते। लेकिन जो हाई इन्वॉल्वमेंट वाले होते हैं उसमें टाइम ज्यादा लग जाता है। सो बेसिकली यही है जो हमें बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सर्वल स्ट्रैटेजी यूज करती है कस्टमर की इन्वॉल्वमेंट को इम्प्रूव करने के लिए। यानी वन स्ट्रैटेजी इज इमोशनल ब्रांडिंग, वेयर मार्केटर कनेक्ट प्रोडक्ट विद कस्टमर फीलिंग एंड लाइफस्टाइल। यानी कि हम क्या समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन भी स्ट्रैटेजी लगाती है कस्टमर की इन्वॉल्वमेंट को इम्प्रूव करने के लिए। क्योंकि एक स्ट्रैटेजी तो ये वाली है, इमोशनल ब्रांडिंग हो गई, जहाँ पे मार्केटर जो होता है वो प्रोडक्ट के साथ कनेक्ट होता है विद कस्टमर की फीलिंग, लाइफस्टाइल, ये सब। अनदर स्ट्रैटेजी में क्या आता है, इंटरैक्ट, जो सेकंड स्ट्रैटेजी की बात करूं, इंटरैक्टिव एडवर्टाइजिंग। जैसे कि सोशल मीडिया पे आजकल एड्स आ रही है, क्विज है, कंटेस्ट है, एंड आपका इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है, ये सारी चीजें भी हैं एक अनदर स्ट्रैटेजी जिससे हमें पता चलता है। जैसे कि मान लो फ्री सैंपल दे दिया, ट्रायल ऑफर दे दिया, कि भाई अगर किसी पर्सन को पसंद आएगा तो डेफिनेटली आगे भी बाय करेगा, लेकिन अगर एक बार वो नहीं लेगा तो आगे उसको कैसे समझ आएगा। सो जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो भी इस पे काम करती रहती है। द मार्केटिंग स्ट्रेटजी जो होती है वो हाई एंड लो इन्वॉल्वमेंट के प्रोडक्ट के हिसाब से काम करती है, और कस्टमर के इन्वॉल्वमेंट को अंडरस्टैंड करती है, कैसे डिजाइन करना है, सुटेबल प्रोडक्ट डिजाइन क्या होना चाहिए, प्रमोशनल टेक्निक क्या होनी चाहिए, कस्टमर सेटिस्फाई कैसे होगा, ब्रांड लॉयल्टी को कैसे बढ़ाना है। सो ये सारे पॉइंट्स हैं जो आपको समझ आ जाने चाहिए। नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन, जो कि है कस्टमर रिलेशनशिप साइकिल। मैंने ऐसा ही एग्जांपल दिया है जो आपको समझ में आ जाए। कस्टमर रिलेशनशिप साइकिल, देखो ऐसे तो मैं इसको बहुत ज्यादा डिटेल में भी करा सकती हूँ, एक टॉपिक के मैं 10 एग्जांपल भी दे सकती हूँ, बट अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो फिर आप हमसे 1-to-1 क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे अभी सारे बच्चों को देखते हुए वीडियो बनानी है, और उतने लेवल की बनाऊंगी कि जितने आप एग्जाम से पहले देख के जा सकते हैं, ठीक है। तो जिनको डिटेल में पढ़ना है वो 1-to-1 क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। So customer relationship cycle क्या है? The customer relationship cycle refers to the stages through which a business develop, maintain, strengthen in relationship with customer over time. यानी यहाँ पे कस्टमर रिलेशनशिप की जो साइकिल होती है वो एक ऐसी स्टेज होती है जहाँ पे बिजनेस डेवलप करता है, मेंटेन करता है, एंड स्ट्रेंथन देता है, रिलेशनशिप बनाता है कस्टमर के साथ। इट फोकस ऑन अट्रैक्टिंग कस्टमर। उस दुकानदार को, रिटेलर को क्या चाहिए कि मेरे पास ज्यादा से ज्यादा कस्टमर आए, मैं उसे सेटिस्फाई करूँ और उनके साथ एक लंबे समय तक लॉयल्टी मेंटेन करके बिल्ड करके रखूं, ताकि वो बार बार आते रहे और एक ट्रस्ट बना रहे। क्योंकि ये जो साइकिल होती है वो 5 स्टेजेस में होती है। एक होती है अवेयरनेस, एक्वाइजेशन, कन्वर्जन, रीअटेंशन एंड लॉयल्टी।
क्योंकि अवेयरनेस स्टेज ऐसी होती है जिसमें कस्टमर जो है बिकम फेमिलियर विद अ कंपनी थ्रू एडवर्टाइजमेंट। पहले तो लोगों को, कस्टमर को यही पता चलता है इस नाम की कंपनी है, ये प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, और उनके मुंह पे उसका नाम जो है चढ़ जाता है। उसके बाद जो है वो कहीं ना कहीं उस प्रोडक्ट के बारे में डिस्काउंट या फिर ऐसी सर्विस लेके उसके बारे में इंटरेक्ट होते हैं और आगे चल के उस प्रोडक्ट को बाय करने लग जाते हैं। सो बेसिकली यही है कस्टमर रिलेशनशिप। जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया, अमेज़न इफेक्टिवली यूजेस द कस्टमर रिलेशनशिप साइकिल, कि कस्टमर फर्स्ट लर्न अबाउट अमेज़न थ्रू एडवर्टाइजमेंट एंड ऑनलाइन प्रमोशन। कि पहले अमेज़न की कितनी सारी एड्स आती थी, लोग अवेयर हो गए कि अमेज़न जो है ये प्रोडक्ट दे रहा है। सो अट्रैक्टिव प्राइसिंग एंड फास्ट डिलीवरी की वजह से वो आज फर्स्ट टाइम परचेजेस को इनकरेज करता है कि जल्दी से जल्दी खरीद लो, फटाफट आप प्रोडक्ट आ जाएगा। सो अमेज़न देन रिटेन कस्टमर थ्रू पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन, इजी रिटर्न पॉलिसी भी है, मेंबरशिप सर्विस भी है लाइक प्राइम, जिसमें वन डे डिलीवरी होती है, एंड मेनी कस्टमर बिकम लॉयल यूजर्स और रिपीटली परचेज प्रोडक्ट फ्रॉम द प्लेटफॉर्म। तो यही सारे रीजन है। पहले प्रोडक्ट जो होता है, यानी कोई जो अपनी ब्रांडिंग कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन जो है, कोई भी आप ले सकते हो उसमें एग्जाम्पल, ठीक है, तो वो अवेयर करती हैं प्रमोशंस करके, ठीक है, कैंपेन चला के कि ऐसे ऐसे नाम की कंपनी है जो ये प्रोडक्ट दे रही है। फिर ऐसी ऐसी फैसिलिटीज दे दो कस्टमर को कि वो दोबारा कहीं जाए ना, आपके पास ही है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कस्टमर पिरामिड। कस्टमर पिरामिड एक ऐसा मॉडल है जो कि बिजनेस में इस्तेमाल किया जाता है कस्टमर को क्लैरिफाई करने के लिए अकॉर्डिंग टू द प्रॉफिटेबिलिटी एंड वैल्यू ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये हमारी कंपनी में मदद करता है। कस्टमर ग्रुप कंट्रीब्यूट मोस्ट टू रेवेन्यू एंड हाउ मार्केटिंग एफर्ट शुड बी डायरेक्टेड टुवर्ड डिफरेंट कैटेगरीज। यानी कहने का मतलब ये है कि जो पिरामिड होता है वो जनरली कंसिस्ट करता है 4 लेवल्स को, यानी प्लैटिनम कस्टमर होते हैं, गोल्ड होते हैं, एक आयरन होते हैं, एक लीड होते हैं। ये 4 टाइप के कस्टमर उन्होंने को डिवाइड किया पिरामिड में। जो प्लैटिनम कस्टमर होते हैं और मोस्ट वैल्यूएबल कस्टमर होते हैं, हाईली लॉयल होते हैं, परचेज फ्रीक्वेंटली वो खरीदते रहते हैं क्योंकि उनको एक ट्रस्ट हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन कंपनी से रिलेटेड, एंड वो प्रॉफिट में कंट्रीब्यूशन भी देते हैं क्योंकि सामान लेंगे तो उनको कहीं ना कहीं प्रॉफिट तो होगा ही दुकानदार को। एंड द बिजनेस प्रोवाइड करता है, प्रीमियम सर्विस देता है, डिस्काउंट्स भी देता है, टेंशन भी देता है। गोल्ड कस्टमर वो वाले हैं जो ऑल्सो प्रॉफिटेबल बट नॉट बी अ लॉयल एज अ प्लैटिनम कस्टमर। मतलब ये प्रॉफिटेबल तो होते हैं बट प्लैटिनम कस्टमर की तरह ये लॉयल नहीं होते। ये गुड रेवेन्यू जनरेट करने में सहायता करते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग परचेजिंग पोटेंशियल इनकी होती है। कंपनी ट्राई करती है इनके साथ लॉयल्टी मेंटेन करने का, इनके साथ एंगेज करने का और इनको रिवॉर्ड स्कीम देने का। आयरन कस्टमर एक लार्ज सेगमेंट ऑफ रेगुलर बायर्स होते हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं, स्टेबल सेल देते हैं, मॉडरेट प्रॉफिट भी इनका जनरेट कराते हैं, एंड ऑपरेशन कॉस्ट को कंट्रोल भी करवाते हैं। लीड कस्टमर वो वाले होते हैं जो कम प्रॉफिट देते हैं बट सम टाइम इंक्रीज सर्विस कॉस्ट विदाउट प्रोवाइडिंग सिग्निफिकेंट रिटर्न। दीज कस्टमर में फ्रिक्वेंटली डिमांड डिस्काउंट, ये कई बार तो ऐसे डिमांड करते हैं कि हमें प्रॉफिट चाहिए, ठीक है, या फिर ये अपने ब्रांड को भी स्विच कर लेते हैं बिकॉज ऑफ द प्राइस। यूजली लिमिट बेनिफिट फॉर दिस कैटेगरी। इन्होंने एक एग्जांपल दिया स्टारबक्स का। Starbucks uses customer segmentation similar to customer pyramid. Frequently, customer using loyalty rewards and mobile application receive personalized offer and premium benefits, while occasional customer receive standard service। यानी कि जिनके पास कार्ड बना हुआ है स्टारबक्स का, ठीक है, मेरे पास भी बना हुआ है, ठीक है, उसमें करना क्या होता है, उसमें आपको लाइक जैसे कि मान लो अभी किसी का एक एक तो ऑफर चलता है, उसमें बर्थडे का ऑफर चलता है, ठीक है, कि जिस दिन आपका बर्थडे होता है उस दिन आपको कॉफी फ्री मिलती है। एक तो ऑफर ये है और दूसरा होता है कार्ड का ऑफर। जिनके पास कार्ड बना होता है उसमें क्या होता है, उसमें लॉगिन करके रखना पड़ता है और एक बार जाके स्वाइप कराना होता है, ठीक है। जैसे ही आप उसको करवाते हैं, वहाँ पे एंटर करवाते हैं, तो आपको जो है वहाँ पे रिवॉर्ड्स मिलते हैं, ठीक है। देन जब रिवॉर्ड्स इकट्ठे हो जाते हैं तो आपको फिर कॉफी जो है उसमें डिस्काउंट या फिर फ्री मिलती है, ठीक है, इस प्रकार से है। नेक्स्ट आता है डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोर एलोकेशन, व्हाट टाइप ऑफ स्पेसेस आर रिक्वायर्ड इन द स्टोर, एक्सप्लेन। कहने का मतलब ये है कि जो स्टोर एलोकेशन होता है वो क्या है, ठीक है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है स्टोर एलोकेशन का। सो स्टोर एलोकेशन रेफर्स टू सिस्टमैटिक अरेंजमेंट होती है एक तरीके से, नाम से ही समझ में आ रहा है स्टोर का एलोकेशन करना है हमें, ठीक है, यानी सिस्टमैटिक अरेंजमेंट करनी है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है स्पेस विद इन अ रिटेल स्टोर टू एंश्योर एफिशिएंट ऑपरेशन, स्मूथ कस्टमर मूवमेंट एंड मैक्सिमम सेल्स। भाई दुकान को अच्छे से सजाएंगे, स्टोर को अच्छे से सजाएंगे, स्मूथ कस्टमर आराम से मूवमेंट भी कर पाएगा, तो भाई सेल्स क्यों नहीं होगी, डेफिनेटली होगी। प्रॉपर एलोकेशन ऑफ स्टोर स्पेस इज एसेंशियल बिकॉज इट डायरेक्टली
अफेक्ट कस्टमर कन्वीनियंस, प्रोडक्ट विजिबिलिटी एंड एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी। यानी कि इससे होता क्या है, रिटेलर केयरफुली प्लान द यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल स्पेस टू क्रिएट एन इंटरेक्टिव एंड फंक्शनल शॉपिंग एनवायरनमेंट। कि जो रिटेलर होता है वो केयरफुली प्लान बनाता है ताकि उस स्पेस को जो है यूटिलाइज किया जा सके और शॉपिंग का एनवायरनमेंट भी काफी सही से दिखे। डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेसेस होते हैं जैसे कि रैक, शेल, काउंटर, ये सब चीजें लगी हुई होनी चाहिए। अगर दुकान के अंदर, स्टोर के अंदर जब हम भी विजिट करते हैं, जैसे रिलायंस है, ट्रेंड है, या फिर कुछ भी है अनदर डी मार्ट, कुछ भी आप एग्जांपल ले लो, एक छोटा सा स्टोर भी ले लो। कई लोगों ने जो है स्टोर बना रखे होते हैं, ठीक है, एंड उसमें जो है प्रॉपर काउंटर, रैक, शेल्फ सब कुछ लगा होता है, तो हमें पता लग जाता है कि इस जगह पे ये सामान पड़ा है। सेकेंड टाइप ऑफ कस्टमर स्पेस जो होता है वो जैसे ट्रायल रूम्स है, वेटिंग एरिया है, बिलिंग कस्टमर है, पाथवे है, ये सारी चीजों का भी इस्तेमाल किया जाता है। थर्ड टाइप ऑफ स्टोरेज स्पेस होती है जो कि कीपिंग एक्स्ट्रा इन्वेंट्री, जो है सामान जो एक्स्ट्रा पड़ा है वो गोडाउन में जो रखना होता है, हम स्टोरेज स्पेस कहते हैं, यहाँ पे स्टोर करके रखना होता है। पैकिंग मटेरियल है, स्टॉक की आइटम्स हैं। अनदर इंपॉर्टेंट एरिया जो होता है वो एम्प्लॉय के लिए स्पेस होता है, जैसे स्टाफ रूम है, ऑफिस है, चेंजिंग रूम है, वर्क स्टेशन है फॉर एम्प्लॉय। कि हमने अगर यहाँ पे कोई स्टोर में कोई वर्कर्स अगर 15-20 रखे हैं तो उनके जो कपड़े चेंज करने का रूम है, जो स्टाफ रूम हो गया, या फिर तुम्हारा ये ट्रायल रूम हो गया, या फिर चेंजिंग रूम हो गया, या फिर वर्क स्टेशन हो गया एम्प्लॉयज के लिए, ये सब एम्प्लॉयज के लिए जो फैसिलिटीज है वो सब यहाँ दी गई हैं। इन्होंने ना एग्जांपल दिया कि सुपरमार्केट का, सच एज वॉलमार्ट केयरफुली एलोकेट स्टोर स्पेस बाय गिविंग लार्जर एरिया टू हाई डिमांड प्रोडक्ट। ग्रोसरी प्रोडक्ट है, while मेंटेनिंग वाइड, जैसे कस्टमर की कन्वीनियंस के लिए अट्रैक्टिव प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, बिलिंग काउंटर्स हैं, तो ये सारी सुविधाएं ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ रिटेल स्टोर लेआउट। अब इन्होंने पूछा है कि डिफरेंट टाइप ऑफ रिटेल स्टोर लेआउट्स के बारे में हमसे पूछना चाहते हैं। तो रिटेल स्टोर लेआउट जो होता है रेफर्स टू द अरेंजमेंट ऑफ मर्चेंडाइज फिक्सचर पाथवे विद इन अ स्टोर टू इन्फ्लुएंस कस्टमर मूवमेंट एंड बाइंग बिहेवियर। एक तरीके से रिटेल स्टोर लेआउट्स होता क्या है, एक ऐसा अरेंजमेंट है जहाँ पे हम पाथवे, फिक्सचर, इन सबको जो है अरेंज करते हैं विद इन अ स्टोर, ताकि कस्टमर की मूवमेंट को हम इन्फ्लुएंस कर सके और बाइंग बिहेवियर भी इन्फ्लुएंस कर सके कि सामान जिसका लेने का मन ना हो वो भी ले ले। ठीक है, प्रोडक्ट की विजिबिलिटी हमें बढ़ानी होती है, जैसे ही वो दिखने लग जाएगा सामान तो सेल्स बढ़ जाएगी, क्योंकि हम वहाँ पे एक एक सामान दिखाते नहीं, जिसको जो सामान अच्छा लगता है वो अपनी बास्केट में या अपनी टोकरी में डालता है और लेके बिलिंग करा लेता है। ठीक है, जैसे इन्होंने बिग बाजार बताया, ट्रेडिशनली यूज हो रहा है लेयर फॉर एफिशिएंट स्पेस यूटिलाइजेशन एंड ऑर्गेनाइज शॉपिंग। अनदर टाइप ऑफ लूप और जो रेस ट्रैक लेआउट है, वेयर अ मेन पाथवे गाइड कस्टमर थ्रू आउट द स्टोर। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने बताया कि भाई द लेआउट इनकरेज शॉपर टू पास थ्रू मल्टीपल प्रोडक्ट सेक्शन बिफोर रीचिंग द एग्जिस्ट। ठीक है, जिसमें आप कोई भी एग्जांपल जो है दे सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है उसको अच्छे से अरेंज करना है। एंड लेआउट जो होता है वो फ्लेक्सिबल और क्रिएटिव होना चाहिए। प्रोडक्ट जो है वो अरेंज होने चाहिए एक स्टिक मैनर में, स्टिक पैटर्न में, ठीक है, ताकि कस्टमर जब घूमे तो उसको अच्छे से नजर आए। ठीक है, फैशन बुटीक वाले प्रोडक्ट है ये वो अलग काउंटर में है, या फिर जो ग्रोसरी का प्रोडक्ट है वो अलग कैटेगरी में है, तो इस प्रकार से जो है होना चाहिए। नेक्स्ट आता है मर्चेंडाइज प्लानिंग क्या होती है और उसके स्टेप्स कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं। मर्चेंडाइज प्लानिंग एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जो कि रिटेलर के द्वारा ही इस्तेमाल किया जाता है पता लगाने के लिए राइट क्वांटिटी, क्वालिटी एंड प्रोडक्ट का जो टाइमिंग है या प्राइस है या शॉर्मेंट है, ये सारी चीजें दैट शुड बी अवेलेबल फॉर सेल इन द रिटेल स्टोर। इट हेल्प रिटेलर इंश्योर दैट द करेक्ट मर्चेंडाइज रीच कस्टमर एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम व्हाइल मैक्सिमाइज सेल। देखो भाई, सही टाइम पे अगर उसको सही चीज मिल जाएगी, सही जगह पे पड़ी हुई, तो भाई सेल्स तो हो ही जाएगी और सेल्स से प्रॉफिट तो हो ही जाता है। मेन ऑब्जेक्टिव उद्देश्य क्या है मर्चेंडाइज प्लानिंग का, ये क्यों करी जाती है, ताकि कस्टमर की डिमांड को बैलेंस किया जा सके विद इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट की, जितना पैसा लगाया गया है और कस्टमर की डिमांड दोनों पूरी हो जाए, दोनों काम हो जाए। मेन मकसद ही यही है मर्चेंडाइज प्लानिंग का। सो रिटेलर मस्ट अवॉइड सिचुएशन बाय ओवर स्टॉकिंग एंड अंडर स्टॉकिंग एंड ओवर स्टॉकिंग इंक्रीज। देखो भाई, ज्यादा सामान होना भी नुकसान है और कम होना भी बेकार है। कम होगा तो कस्टमर दोबारा नहीं आएगा, ज्यादा होगा तो वेस्टेज हो जाएगी या फिर उसका जो है बैलेंस बिगड़ जाएगा। सो मर्चेंडाइज प्लानिंग के स्टेप्स क्या है, सबसे पहला था सेल फॉरकास्टिंग, सेल को फॉरकास्ट करना। तो एस्टिमेटिंग फ्यूचर सेल बेस्ड ऑन पास्ट ट्रेंड, यानी जो पहले
जो ट्रेंड चल रहा था उसके बेस पे हम फ्यूचर सेल्स का पता लगा ले, या सीजन के हिसाब से। कहते हैं ना कोई कोई बिजनेस ऐसा होता है जो सीजनल देता है, जैसे हैंडलूम का बिजनेस है, उसका जो जो सीजन्स होते हैं, एक बढ़िया जिसे बोलते हैं कि अच्छा पीक पे होता है, तो वो होता है दिवाली। दिवाली पे बहुत अच्छी सेल्स होती है। तो हायर सेल जो होती है वुलन क्लोथ, जैसे इन्होंने वुलन क्लोथ्स का बताया कि विंटर में होती है, इसमें आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हो। इन्वेंट्री की प्लानिंग यानी कि सेफ्टी स्टॉक ऑफ ग्रोसरी आइटम को अच्छे से मेंटेन करना, एंड कितनी आइटम होनी चाहिए। असॉर्टमेंट प्लानिंग में आता है डिफरेंट शू साइज एंड स्टाइल इन फुटवियर। ऐसा तो नहीं है कि हम 4 नंबर का जूता ला के रख रहे हैं, 5 6 2 वाले कहाँ जाएंगे। सो ये असॉर्टमेंट प्लानिंग है कि हमें प्रोडक्ट वैरायटी कलर सब तरह का ब्रांड हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए, कस्टमर कब क्या मांग ले। मर्चेंडाइज बजटिंग में है कि भाई जैसे सेपरेट बजट फॉर इलेक्ट्रॉनिक एंड क्लोथिंग हो गया। परचेजिंग मर्चेंडाइज में आता है नेगोशिएटिंग प्राइस विद होलसेलर्स, होलसेलर के साथ जो है बार्गेनिंग करना, नेगोशिएट करना। प्राइसिंग स्ट्रेटजी में आता है डिस्काउंट प्राइसिंग ड्यूरिंग फेस्टिवल। दिवाली आ गई, होली आ गई, रक्षाबंधन आ गया, तो जो डिस्काउंट मिलते हैं ना फिक्स प्राइसेस, वो प्राइसिंग स्ट्रैटेजी है, कि वो स्ट्रैटेजी एक बनाई गई है ताकि हम ज्यादा से ज्यादा सेल कर पाए। अब जैसे मर्चेंडाइज एलोकेशन में आता है, जैसे सेंडिंग मोर अम्ब्रेलास टू रेनी रीजन, जहाँ पे बारिश ज्यादा होती है वहां पे जो है अम्ब्रेलास ज्यादा भेजे जाते हैं, यानी वो प्रोडक्ट वहां मिलेगा ज्यादा। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन में आता है स्लो मूविंग प्रोडक्ट रिमूव कर दो, जैसे कि सेल चेक करो, प्रॉफिट से पता चलता है, इन्वेंट्री टर्नओवर से ये सारी चीजें पता लगती है। जो बताया है मैंने, समझाया इन्हीं को, यहाँ पे एक्सप्लेन करा है इन्होंने। सो कंटेंट मैंने इसमें थोड़ा ज्यादा डलवाया है, ठीक है। सो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिखने में मदद मिलेगी। सो नेक्स्ट जो आता है, जो सेम होंगे वो मैं छोड़ दूंगी, ठीक है। हम्म। नेक्स्ट आता है कि आपके एक्सप्लेन द वेरियस एलिमेंट ऑफ रिटेल प्रमोशन मिक्स यूजिंग सुटेबल एग्जांपल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि रिटेल प्रमोशन मिक्स क्या होता है। तो रिटेल प्रमोशन मिक्स एक ऐसा कॉम्बिनेशन है प्रमोशनल टूल या टेक्निक का जो कि रिटेलर ही इस्तेमाल करता है, कस्टमर के साथ कम्युनिकेट करने के साथ, बायर के साथ अट्रैक्ट करना, और फिर सेल बढ़ जाए, फिर ब्रांड इमेज बढ़ जाए। देखो सारा मकसद ही यही है, सारा का सारा मकसद यही है, कस्टमर खुश, ठीक है, कैसे भी उसको खुश कर दो, खुश होगा तो पैसे दे के जाएगा, सेल दे के जाएगा, सेल तो प्रॉफिट, प्रॉफिट तो आपको पता ही है, ब्रांड की जो गुडविल है वो ऑटोमेटिक बन जाएगी। सो सारी घूम फिर के बाद हमारी कस्टमर पे ही आती है। सो यहाँ पे इन्होंने बताया कि रिटेल प्रमोशन मिक्स के कुछ एलिमेंट्स है। सबसे पहला है एडवर्टाइजिंग। आप जो है पेड कम्युनिकेशन थ्रू मीडिया टू प्रमोट प्रोडक्ट, टीवी एडवर्टीजमेंट चला दी, सुपरमार्केट ऑफर की ये मार्केट में ये चीजें ऑफर में मिल रही हैं, तो वो प्रचार करना है, ठीक है। सेल्स प्रमोशन में क्या होता है, डिस्काउंट दे देना फेस्टिवल के दौरान, वो सेल्स प्रमोशन है कि सेल को हम प्रमोट कर रहे हैं। पर्सनल सेलिंग में आता है सेल्स एग्जीक्यूटिव एक्सप्लेनिंग अ प्रोडक्ट, यानी कि फेस टू फेस इंटरेक्शन करना कस्टमर के साथ और उसको बताना कि ये प्रोडक्ट के ये फायदे हैं। पब्लिक रिलेशन में आता है जैसे चैरिटी इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं स्टोर के द्वारा, इससे ना क्या होता है, पब्लिक की इमेज बनती है, यानी प्रॉफिट नहीं आ रहा, लेकिन एक जो ब्रांड के प्रति जो इमेज बन रही है वो बन जाती है, क्रिएट हो जाती है, तो लगता है कि हाँ भाई इस नाम का प्रोडक्ट है जो कि हमें ये सुविधाएं दे रहा है। डायरेक्ट मार्केटिंग में क्या आता है, एसएमएस एंड ईमेल ऑफर मिल रहे हैं, डायरेक्ट कम्युनिकेशन अगर हम कस्टमर के साथ करते हैं तो। डिजिटल मार्केटिंग में आता है जैसे सोशल मीडिया एडवर्टीजमेंट हो गई, ऑनलाइन कोई प्रमोशन हो गया इंटरनेट प्लेटफॉर्म के द्वारा। सो ये सब क्यों हो रहा है, ये सब इसीलिए हुआ ना ताकि जो हमारे कस्टमर है वो इंटरेक्ट हो, हमारी जो रिटेलर की ब्रांड इमेज है वो बन जाए, और कस्टमर जो है वो कहीं ना कहीं हमें बेनिफिट्स दे के जाएगा। सो उसी के यहाँ पे लिखे हुए हैं इन्होंने पॉइंट्स। एक बार देख लेते हैं कुछ रह तो नहीं गया। हम्म। सो मैंने समझा दिया, इसी को उन्होंने एक्सप्लेन करके समझाया, और डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर अलग से शॉर्ट नोट आया तो भी समझ जाना कि आंसर जो है वो हमें लिखना है, या डायरेक्ट मार्केटिंग से आ सकता है। डिफरेंस तो समझ जाना, डिजिटल मार्केटिंग में तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा जो प्रचार हो रहा है, प्रमोशन हो रहा है, वो सब यहाँ पे दिया गया है। ये ना आप ये कर लेना शॉर्ट में जो मैंने समझाया। नेक्स्ट आता है कि भाई एक्सप्लेन द फ्रेमवर्क फॉर डेवलपिंग रिटेल प्राइस स्ट्रैटेजी क्या होती है। तो फ्रेमवर्क फॉर डेवलपिंग रिटेल प्राइस स्ट्रैटेजी क्या है, रिटेल प्राइस स्ट्रैटेजी एक ऐसी
मेथड है जो कि रिटेलर ही यूज करता है सेलिंग प्राइस को डिटरमाइन करने में प्रोडक्ट के, या फिर बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में, प्रॉफिट ज्यादा हो, सेल्स ग्रोथ हो, कस्टमर सेटिस्फाई हो, फिर से वही पॉइंट्स आ जाते हैं घूम फिर के। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो फ्रेमवर्क फॉर डेवलपिंग अ रिटेल प्राइस स्ट्रैटेजी इन्वॉल्व करती है सर्वल सिस्टमैटिक स्टेप। जैसे फर्स्ट स्टेप क्या है, जिसमें हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाइंग प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव। हम इसमें प्राइसिंग का जो उद्देश्य है उसको पहचानते हैं। रिटेलर डिसाइड करता है वेदर द गोल इज इंक्रीजिंग प्रॉफिट। फॉर एग्जाम्पल, लग्जरी रिटेलर फोकस ऑन प्रेस्टीज प्राइसिंग वाइल डिस्काउंट स्टोर एम्बिसेस लो प्राइसेस। भाई जो लग्जरी रिटेलर्स होते हैं, जो वो फोकस करते हैं कि उनको अच्छा प्रोडक्ट देना है अच्छे प्राइस पे, और जो लो प्राइसेस वाले होते हैं उस वो मतलब इतने अच्छे नहीं होते, डिस्काउंटेड स्टोर होते हैं वो। ठीक है, तो दोनों के अपने अपने कैटेगरी है। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, कस्टमर की डिमांड को एनालाइज करना पड़ता है और मार्केट की कंडीशन क्या चल रही है कि कस्टमर इस प्रोडक्ट पे पैसे दे पाएगा या नहीं। अगर मान लो कोई साबुन लॉन्च हो रहा है कोई नया, और उसमें कोई भी जो है वो कह सकते हैं कि कोई भी केमिकल या ऐसा कुछ भी एड ऑन नहीं है, सो ये भी डिसाइड करना है कि कस्टमर आर विलिंग टू पे और नॉट। ठीक है, थर्ड स्टेप में होता है कि भाई कॉस्ट को हमें एस्टिमेट करना होता है, यानी रिटेलर कैलकुलेट करता है प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी लगी, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कितना लगा, स्टोरेज की कॉस्ट कितनी है, मतलब हर एक चीज को वो जोड़ता है, उसके बाद डिसाइड करता है कि प्रॉफिट मार्जिन उसका कितना होगा। फोर्थ स्टेप में होता है रिटेलर कंपेयर प्राइसेस ऑफ सिमिलर प्रोडक्ट अवेलेबल इन द मार्केट, और उसी के जैसा प्रोडक्ट अगर मार्केट में मिल रहा है तो वो कितने का मिल रहा है। इन्होंने डी मार्ट का एग्जांपल दिया, डी मार्ट फॉलो कॉम्पिटिटिव लो प्राइस स्ट्रेटजी टू अट्रैक्ट वैल्यू कस्टमर। ठीक है, इसलिए लोग वहां पे अट्रैक्ट होते हैं। फिफ्थ स्टेप में होता है कि सिलेक्टिंग द प्राइसेस मेथड, यानी कि प्राइसिंग मेथड कौन सा है, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग है, साइकोलॉजिकल प्राइसिंग है, डिस्काउंट प्राइसिंग है। इसके ऊपर मैंने एक सब्जेक्ट में वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने डिटेल में करा रखा है प्राइसिंग के ऊपर। ठीक है, तो प्राइसिंग होता है कि भाई कितना देना है, डिस्काउंट प्राइस देना है, प्रीमियम देना है, पेनिट्रेशन प्राइसिंग देना है, ज्यादा देना है, या फिर उसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन जोड़ के देना है, किस प्रकार से कौन सा प्राइस होना चाहिए। सिक्स्थ में आता है कि प्राइसिंग स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करना है कि कौन सा वाला है, जैसे कि प्राइसेस आर कम्युनिकेटेड थ्रू लेबल है, वेबसाइट है, प्रमोशन है, कैंपेन्स है, किसके द्वारा उसको प्राइस देना है। फाइनल स्टेप में क्या होता है, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन होता है, यानी कि रिटेलर कंटिन्यूसली रिव्यू करता है सेल्स की परफॉर्मेंस को, देखता रहता है कस्टमर का रिस्पॉन्स कैसा है, उसने लिया तो कुछ बोला तो नहीं, मार्केट की डिमांड क्या है, महंगाई तो ज्यादा नहीं हो रही है, सीजनल ट्रेंड्स क्या है। सो इसी चक्कर में वो प्राइस उसके हिसाब से जो है मॉनिटर कर देता है। सो ये स्टेप शॉर्ट में लिखे हुए हैं जिनको मैंने बताया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये जो है जो मैं आपको अभी प्राइसिंग बता रही थी वो ये है। ठीक है, सो इसको समझ लो, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। एवरीडे जैसे प्राइसिंग स्ट्रैटेजी क्या है, जैसे एवरीडे लो प्राइसिंग, जैसे कि कंटिन्यूसली लो प्राइस है, जैसे वॉलमार्ट में मिलता है। हाई लो प्राइसिंग में क्या होता है, फैशन स्टोर पे क्या होता है, हाई इनिशियल प्राइस होता है, बाद में वो गिर जाता है क्योंकि डिस्काउंट मिलने लग जाता है। क्योंकि जो प्रोडक्ट है, जो फैशन का जो भी कोई कपड़ा है या कोई भी ड्रेस है, तो वो अब कॉमन हो चुकी है, इसलिए उसका प्राइस गिरा दिया। पेनिट्रेशन प्राइसिंग में क्या होता है, इंट्रोडक्टरी प्राइस काफी लो होता है, यानी कोई जब नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो पेनिट्रेशन प्राइसिंग होता है। ठीक है, यानी उसका प्राइस शुरुआत में कम होता है ताकि दुनिया अवेयर हो जाए, कंज्यूमर अवेयर हो जाए। प्रीमियम प्राइसिंग तो आपको पता ही है, लग्जरी इमेज होती है, इसलिए जैसे एप्पल का फोन है, मैकबुक है या ऐसे। साइकोलॉजिकल प्राइसिंग क्या होती है, जैसे कि 1000 के बजाय 999 रख दिया और 100 की जगह 99 रख दिया, तो ये साइकोलॉजिकल प्राइसिंग होती है। डिस्काउंटिंग प्राइसिंग आपको पता ही है, टेम्परेरी प्राइस रिडक्शन होता है, कुछ टाइम के लिए प्राइस कम किया, जैसे फेस्टिवल सेल हो गया। बंडल प्राइसिंग जैसे कॉम्बो पैक, ठीक है, जैसे हम लोगों का भी कॉम्बो चल रहा है, गेस्ट पेपर, नोट्स एंड आपका क्वेश्चन बैंक, इस पे अभी कॉम्बो ऑफर चल रहा है, वो बंडल प्राइसिंग है। एंड जियोग्राफिकल प्राइसिंग में डिलीवरी बेस्ड प्राइसिंग होती है। ठीक है, लोकेशन के हिसाब से, जिस जगह जाएगा उसके हिसाब से। फिर एक डिफरेंस आता है हम लोगों का यहाँ पे, कम्युनिटी शॉपिंग सेंटर है, नेबरहुड शॉपिंग सेंटर्स, ये क्या होते हैं। सबसे पहला तो आता है कम्युनिटी शॉपिंग सेंटर्स।
ये इसका मतलब है मीडियम साइज शॉपिंग सेंटर ये होते हैं सर्विंग अ लार्जर कम्युनिटी एरिया। एरिया ज्यादा होता है, शॉपिंग सेंटर मीडियम होते हैं। नेबरहुड शॉपिंग सेंटर क्या होता है, स्मॉल शॉपिंग सेंटर होते हैं और रेजिडेंटल एरिया में ये लोग अपनी सर्विस को दे रहे होते हैं। साइज की बात करूं तो एरिया साइज में ये ज्यादा हैं, ये छोटे हैं और ये कवर करते हैं नेबरहुड, कवर सर्वल नेबरहुड और अ टाउन एरिया, और ये लोकल रेजिडेंट विद वॉकिंग डिस्टेंस के हिसाब से होता है। प्रोडक्ट की वैरायटी की बात करूं तो यहाँ पे बहुत ज्यादा होती है और यहाँ पे लिमिटेड होती है। ठीक है, एग्जाम्पल समझो पहले। कम्युनिटी मॉल्स एंड मीडियम रिटेल कम्प्लेक्स इसका एग्जाम्पल है। यहाँ पे लोकल मार्केट कम्प्लेक्स एंड कन्वीनियंस सेंटर छोटे मोटे जो होते हैं वो नेबरहुड शॉपिंग सेंटर होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है हॉरिजॉन्टल प्राइसिंग एंड वर्टिकल प्राइसिंग के बीच में क्या डिफरेंस है। सो हॉरिजॉन्टल प्राइसिंग फिक्सिंग जो होता है वो है एग्रीमेंट अमंग कमिटिंग फर्म एट द सेम मार्केट टू लेवल टू फिक्स प्राइसेस। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, हॉरिजॉन्टल प्राइस फिक्सिंग एंड वर्टिकल प्राइस फिक्सिंग के बीच में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल में आता है प्राइस एग्रीमेंट अमंग कॉम्पिटिटर एट द सेम मार्केट लेवल, यानी यहाँ पे प्राइस का जो एग्रीमेंट हो रहा है वो कॉम्पिटिटर के बीच में हो रहा है सेम मार्केट लेवल पे। और वर्टिकल में क्या होता है, प्राइस एग्रीमेंट हुआ है किसके बीच में, डिफरेंट लेवल ऑफ सप्लाई चेन के बीच में। कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व होती है, तो इसमें आता है कंपीटिंग फर्म एंड रिटेलर्स आते हैं, इसमें आता है मैन्युफैक्चर रिटेलर एंड डिस्ट्रीब्यूटर। मार्केट के लेवल की बात करूँ तो यहाँ सेम लेवल होता है, यहाँ पे डिफरेंट लेवल होता है। इसका मकसद होता है कंपटीशन को कम करना एंड इसमें क्या होता है, रीसेल प्राइसिंग कंट्रोल करना। ठीक है, यहाँ पे जो प्राइस का कंपटीशन रिड्यूस हुआ है, मेंटेन करना एक फिक्स प्राइस को लेके। ठीक है, एग्जांपल समझो तो अच्छे से समझ में आएगा। जैसे इन्होंने समझाया हमें कि रिटेलर ने एग्री किया है सेल प्रोडक्ट एट द सेम प्राइस। ठीक है, एग्रीइंग टू सेल प्राइस, रिटेलर्स जो होते हैं, रिटेलर नहीं है रिटेलर्स है, बहुत सारे रिटेलर ने एग्री करा कि हम इस प्रोडक्ट को जैसे लेट सपोज 100 में बेचेंगे, तो सबने बोला कि हम 100 में ही बेचेंगे जितने भी रिटेलर्स हैं। और जो सेकंड आता है वो आता है मैन्युफैक्चर। मैन्युफैक्चर ने मिनिमम प्राइस फिक्स किया है, रीसेल प्राइस फिक्स किया है। ठीक है, तो वो क्या है, तो वो है हमारा वर्टिकल। सो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल आपको अच्छे से क्लियर होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो कि है हमारा सोशल इन्फ्लुएंस ऑन कंज्यूमर बिहेवियर। सोशल इन्फ्लुएंस जो होता है वो क्या है, रेफर्स टू इम्पैक्ट ऑफ सोसाइटी है, फैमिली, फ्रेंड्स, कल्चर एंड सोशल ग्रुप ऑन द बाइंग डिसीजन एंड बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर। कि भाई सोशल इन्फ्लुएंस का मतलब है कि ये इम्पैक्ट डालता है हमारे सोसाइटी पे, हमारे घर पे, फ्रेंड्स पे, कल्चर पे, हर तरीके से, और उनके बाइंग डिसीजन और उनके कंज्यूमर के बिहेवियर पे। कंज्यूमर का बिहेवियर जो होता है वो एक तरीके से पर्सनल नीड नहीं होती, और भी बहुत सारे पॉइंट्स हो जाते हैं। जैसे कि फैमिली मेंबर स्ट्रांगली इफेक्ट परचेजिंग डिसीजन रिलेटेड टू फूड, क्लोथिंग, एजुकेशन, इलेक्ट्रॉनिक, इन सब से वो इंटरेक्ट होते हैं और जिनमें जरूरत पड़ती है तो वो लोग फिर लेते भी हैं। जैसे कि इन्होंने एग्जांपल दिया, फ्रेंड्स, कलीग, क्लासमेट, सेलिब्रिटी, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हु ओपिनियन शेप कस्टमर एटीट्यूड, बाइंग चॉइसेस। फॉर एग्जांपल, कंज्यूमर में परचेज प्रोडक्ट, कंज्यूमर ने जो है परचेज करा प्रोडक्ट रिकमेंडेड बाय इन्फ्लुएंसर और इंस्टाग्राम और यूट्यूब। हम देखते हैं कि जब भी हम किसी का ब्लॉग या फिर कुछ भी एड वैड देखते हैं और हमें वो चीज़ अच्छी लगती है और वो किसी इन्फ्लुएंसर ने बताई है, तो हम उसको फटाफट खरीद लेते हैं। हमें लगता है कि वो भी पर्सनली जो है वो यूज कर रहे हैं तो हम भी ले लेते हैं। तो सोशल क्लास एक अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट इनकम एंड एजुकेशन ग्रुप जो होते हैं उनके कंजम्पशन पैटर्न थोड़े अलग अलग होते हैं। अगर उन्हें लगता है कि हाई इनकम ग्रुप वाले जो होते हैं वो प्रेफर करते हैं लग्जरी गुड्स, और मिडिल इनकम वाले जो होते हैं वो सिर्फ वही गुड्स खरीदते हैं जो वो अफोर्ड कर सकते हैं। जैसे डिमांड ऑफ एथनिक क्लोथिंग एंड स्पीड इंक्रीजेस ड्यूरिंग इंडियन फेस्टिवल, यानी कि एथनिक क्लोथिंग की डिमांड बढ़ गई है और मिठाई की भी, किसके दौरान, त्योहार के दौरान, जैसे दिवाली, होली, ये सब। एंड नेक्स्ट आता है सोशल स्टेटस एंड लाइफस्टाइल फर्दर इफेक्ट परचेजिंग डिसीजन। ये भी इफेक्ट करता है, जैसे प्रीमियम कार्स है, ब्रांडेड वॉचेस है, समटाइम परचेज एज अ स्टेटस सिंबल। हम अपने स्टेटस को शो करने के लिए ये सब चीजें खरीद लेते हैं। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है हमारा
RFM एनालिसिस क्या होता है? ये एक मार्केटिंग की टेक्निक होती है जिसमें यूज किया जाता है बिजनेस के द्वारा कस्टमर की परचेजिंग बिहेवियर को कि वो खरीदेगा या नहीं। वैल्यूएबल कस्टमर को पहचानो जो हमारे लिए यानी रिटेलर के लिए। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है RFM एनालिसिस। बेसिकली इसका फुल फॉर्म क्या है? रिसेंसी है, फ्रीक्वेंसी है एंड मॉनिटर वैल्यू है। बेसिकली ये एक ऐसी टेक्निक होती है, मार्केटिंग की टेक्निक होती है जो कि बिजनेस में यूज़ होती है कस्टमर परचेजिंग बिहेवियर को पहचानने के लिए और वैल्यूएबल कस्टमर को आइडेंटिफाई करने के लिए, क्योंकि जो वैल्यूएबल कस्टमर्स होते हैं वो फ्रिक्वेंटली सामान को खरीदते रहते हैं और एक ब्रांड के प्रति उनकी जो इमेज है वो बनी रहती है। सो इस प्रकार से वो लोग लेते रहते हैं। सो रिटेलर एंड मार्केटर यूज़ करते हैं यहाँ पर इस मेथड को सेगमेंट करने के लिए कस्टमर को, एंड कस्टमर के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप इम्प्रूव करने की वो कोशिश करते हैं। एसेंसी मीन्स दैट इसका मीनिंग है हाउ रिसेंटली द कस्टमर मेड अ प्रोडक्ट, and frequency means how often the customer purchase, and monitor a value how much money the customer spend। कहने का मतलब ये है कि रिसेंटली जो है कस्टमर जो है वो खरीदेगा, कितना खरीदेगा, एंड फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, कितने रुपए में खरीद लेगा, कितना स्पेंड कर लेगा। ये इस प्रकार से इसका मतलब है। रिसेंसी मेजर द टाइम सिंस अ कस्टमर लास्ट परचेज, उसने कब खरीदा। कस्टमर हु परचेज रिसेंटली आर मोर लाइकली टू बाय अगेन, कि आज खरीदा है तो और कितने फ्रीक्वेंटली टाइम में वो खरीद लेगा। इन्होंने एक अमेज़न का एग्ज़ाम्पल दिया है कि अमेज़न में यूज़ आरएफएम एनालाइसिस टू आइडेंटिफाई लॉयल कस्टमर, कि अमेज़न भी क्या करता है, आरएफएम एनालाइज़ करता है लॉयल कस्टमर को पहचानने में, जो कि शॉप करते हैं फ्रीक्वेंटली, लार्ज अमाउंट स्पेंड करते हैं, एंड द कस्टमर में रिसीव पर्सनलाइज्ड ऑफर एंड डिस्काउंट, लॉयल्टी, रिवॉर्ड्स। ये सब इसके एग्ज़ाम्पल्स हैं। बेसिकली यहाँ पे आरएफएम एनालिसिस के कुछ एडवांटेजेस भी हैं, क्योंकि ये अगर टेक्निक लगाई जा रही है तो इसके फ़ायदे कहीं न कहीं तो होंगे ना, तभी तो आज जो है हम लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, अमेज़न बड़ी-बड़ी कंपनीज़ इसको इस्तेमाल कर रही हैं, लॉयल कस्टमर को पहचानने के लिए कि एक्चुअल में कस्टमर है कौन-सा जो कि लेने के लिए तैयार है। कस्टमर को टारगेट करने में ये इम्प्रूव करता है, पर्सनलाइज़ मार्केटिंग में हेल्प करता है, कस्टमर को री-अटेंशन इंक्रीज़ करता है एंड प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ती है, क्योंकि जो लॉयल कस्टमर है वो अगर बार-बार विज़िट करेंगे, सामान फ्रीक्वेंटली खरीदेंगे तो पैसा आएगा रिटेलर मार्केटर के पास, और उससे पैसे से वो जो है आगे चल के जो है कहीं न कहीं प्रॉफिट कमा ही लेंगे, और ब्रांड इमेज भी ऑल्सो इंक्रीजेस। बेसिकली आरएफएम एनालिसिस वाइडली यूज होता है रिटेल में, बैंकिंग में, ई कॉमर्स में, कस्टमर के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करने में और मार्केटिंग के डिसीजंस लेने में। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है प्रिवेंशन ऑफ श्रिंकेज है। श्रिंकेज का मतलब क्या होता है? श्रिंकेज वर्ड आपने काफी बार कॉमर्स में पढ़ा भी होगा, क्लास 11 से आप लोग पढ़ते आ रहे हो। श्रिंकेज रेफर टू द, ये बेसिकली शॉर्ट नोट में भी आ सकता है या फिर क्वेश्चन बना के भी पूछा जा सकता है। श्रिंकेज है रेफर करता है इन्वेंट्री जो लॉस हो जाती है, इन्वेंट्री जो सामान है उसका नुकसान हो जाता है किसी भी चोरी की वजह से, ठीक है, या आग लगना, फ्रॉड होना, एरर होना, सप्लाई के साथ फ्रॉड, सप्लायर फ्रॉड होना, ये सब वजह से हो जाता है। रिटेलर का प्रॉफिट इससे घट जाता है, ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ जाती है। और प्रिवेंटिंग श्रिंकेज को अगर हमने जो है प्रिवेंट करना है तो हमें उसको एक तरीके से रिटेल मैनेजमेंट के द्वारा इसको जो है मैनेज करना चाहिए। जैसे कि इसमें बताया गया सीसीटीवी। इसको जो है प्रिवेंट करने के लिए श्रिंकेज को यहाँ पे सिक्योरिटी सिस्टम इंस्टॉल कराना चाहिए, जैसे सीसीटीवी कैमरा है या फिर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, अलार्म डिवाइस है, ये सब का इस्तेमाल यहाँ करना चाहिए ताकि जो है हम अपने इन्वेंट्री के लॉस से बच सके। ठीक है, रिड्यूस थेफ्ट है, मेंटेन स्टोर, रिटेलर ऑल्सो ट्रेन सिक्योरिटी पर्सनल टू रिड्यूस थेफ्ट एंड मेंटेन स्टोर डिसिप्लिन। बेसिकली हमें जैसे यहाँ पे हर एक चीज से निपटने के लिए, इन्वेंट्री लॉस के लिए देखा होगा, इन्वेंट्री को कंट्रोल करने के लिए रिटेलर जो है वो स्टॉक रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए मिसिंग आइटम जल्दी से पता लगा लेते हैं, जैसे बारकोड स्कैनिंग है, कंप्यूटराइज इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, एंड इस प्रकार से। ठीक है, आपने देखा होगा जब भी आप कोई जैसे इंसेंस, क्लू या सब शॉपिंग करते हैं तो उन पे जो ऑलरेडी जो है टैग्स वहाँ पे लगे होते हैं, जैसे ही अगर आप लेके निकलोगे भी तो वो बजने लग जाएगा। वो हटेगा तो अब आपको वो मिलेगा। इस प्रकार से इन्वेंट्री लॉस ना हो जाए, दिक्कतें ना हो जाए, इसलिए हर तरीके की जो सुविधाएं हैं वो मिल जाती हैं। अनदर प्रिवेंटिव मेजर क्या है? प्रॉपर स्टोर लेआउट हो, मर्चेंडाइज डिस्प्ले हो, हाई वैल्यू प्रोडक्ट ऑफ्टन प्लेस इन विजिबल एरिया में लगे हों, कैबिनेट लॉक होने चाहिए,
ठीक है। रेगुलर स्टॉक ऑडिट होनी चाहिए कि कितना सामान कितना गया, कितना नहीं गया। वॉलमार्ट का इन्होंने एग्ज़ाम्पल दिया कि इन्होंने एडवांस जो सिस्टम है वो यूज़ कर रखा है, मशीन सिस्टम इन्वेंटरी ट्रैक करने के लिए एंड टू कंट्रोल श्रिंकेज। सो इससे क्या होता है, अगर हम इन सब पे काम करेंगे तो इससे प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, हमारी इन्वेंटरी कम नहीं होगी, इन्वेंटरी एक्यूरेसी रहेगी, ओवरऑल रिटेल एफिशिएंसी हमें देखने को मिल जाएगी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है हमारा सोर्सेज ऑफ एम्प्लॉय रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट क्यों करी जाती है? रिक्रूटमेंट क्या है? एम्प्लॉय रिक्रूटमेंट मतलब ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम जो है ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई क्वालिफाइड जो है कैंडिडेट का पता लगाते हैं और बोलते हैं कि आओ हमारी कंपनी में काम करो। रिक्रूटमेंट मदद करता है बिजनेस सिलेक्ट सुटेबल एम्प्लॉय को, ताकि उससे हमारी ग्रोथ हो और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाए। इंटरनल सोर्सेज हैं कि उसको कहाँ-कहाँ से बुलाया जा सकता है उस एम्प्लॉयी को। इंटरनल रिक्रूटमेंट जो होता है फिलिंग वैकेंसी, जैसे कि प्रमोशन कर दिया, किसी का ट्रांसफर कर दिया एम्प्लॉय ने, अपने किसी भाई या किसी बहन या किसी को भी लगवा लिया, एम्प्लॉय ने रेफर कर दिया फ्रेंड को, कलीग को, किसी को भी। री-एम्प्लॉयमेंट ऑफ फॉर्मर एम्प्लॉइज वगैरह, ये सब तो है भाई इंटरनल सोर्स है। एक्सटर्नल में कौन से आते हैं? बाहर कोई ऐड चला दी, इंस्टाग्राम पे ऐड चला दी, कैंपस रिक्रूटमेंट हो गया, एम्प्लॉयमेंट एजेंसी हो गया, ऑनलाइन जॉब पोर्टल्स हो गए, सोशल मीडिया रिक्रूटमेंट हो गए, वॉक इन इंटरव्यू हो गए। इन सब से जो है बाहर के लोगों को बुलाया जाता है एम्प्लॉय को, क्योंकि यहाँ पे काम कराने के लिए जो है कहीं न कहीं फ़ायदे देखने को मिलते हैं। सो इंटरनल रिक्रूटमेंट का क्या एडवांटेज है कि ये लो कॉस्ट पे, कम कॉस्ट पे मिल जाते हैं, क्योंकि कोई रेफर ही कर देता है। ज़्यादा पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है, ऐड चलाने की ज़रूरत नहीं है, एम्प्लॉयी भी मोटिवेट होता है। लेकिन एक्सटर्नल में नए-नए आइडिया, स्किल्स तो आ जाते हैं, लेकिन थोड़ा खर्चा करना पड़ता है। तो हर किसी के अपने फ़ायदे नुकसान तो रहते ही हैं। स्टेजेस इन डेवलपमेंट ऑफ कस्टमर लॉयल्टी। देखो भाई, कस्टमर की लॉयल्टी के ऊपर मैं बात करूँ तो सबसे पहले कस्टमर की जो लॉयल्टी है वो नाम से ही क्लियर है कि कस्टमर लॉयल्टी रेफर्स टू द टेंडेंसी ऑफ कस्टमर टू रिपीटली परचेज प्रोडक्ट और सर्विस फ्रॉम द सेम कंपनी ड्यू टू सैटिस्फैक्शन, ट्रस्ट, पॉजिटिव एक्सपीरियंस। देखो भाई, कस्टमर की लॉयल्टी क्या कहती है? वही वाले कस्टमर होते हैं जो बार बार एक ही दुकान पे जाके, एक ही जो स्टोर है वहीं पे जाके सामान को खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ट्रस्ट है, सैटिस्फैक्शन और पॉजिटिव एक्सपीरियंस उनको मिला हुआ होता है। अब इसके स्टेजेस की बात करें तो सबसे पहली स्टेज आती है इसके अंदर अवेयरनेस की। जैसे कस्टमर बिकम फेमिलियर विद द ब्रांड, की कस्टमर को ऑलरेडी उस ब्रांड के बारे में पता है। फर्स्ट टाइम परचेज एक्सपीरियंस, पॉजिटिव एक्सपीरियंस रहा, कुछ भी खराब नहीं रहा। कस्टमर प्रेफर करता है, दूसरों को ब्रांड के बारे में बताता है, रिपीटली वो परचेज करता है और दूसरों को भी रिकमेंडेशन देता है। सो इस प्रकार से है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कम्युनिटी शॉपिंग सेंटर्स हैं। अब वैसे तो मैंने इसके ऊपर बताया था, ऊपर पढ़ाया भी है। कम्युनिटी शॉपिंग सेंटर एक मीडियम साइज का रिटेल सेंटर होता है जो डिजाइन किया गया है लार्जर रेजिडेंटल कम्युनिटी या टाउन एरिया के जितने लोग हैं उनके लिए कम्युनिटी सेंटर बना दिए गए हैं। ठीक है, जैसे सुपर मार्केट है, डिपार्टमेंट स्टोर है, रिटेलर आउटलेट है। ठीक है, ये सारे जो है अलग-अलग बने हुए हैं जिससे कस्टमर फ्लो जनरेट होता है बाय एंकर टेनांट्स। जैसे कि इन्होंने ना बताया यहाँ पे कि भाई दे प्रोवाइड बोथ कन्वीनियंट शॉपिंग भी दे रहे हैं, कंपैरिजन शॉपिंग अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है। ठीक है, कस्टमर विजिट दीज सेंटर नॉट ओनली फॉर डेली नेसेसिटी बट आल्सो फॉर फैशन, इलेक्ट्रॉनिक के लिए, आइटम के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए यहाँ जाते हैं। जैसे मीडियम साइज में क्या होता है, लार्जर देन नेबरहुड सेंटर्स, ये ऊपर मैंने पढ़ाया था। वाइड प्रोडक्ट की वैरायटी होती है जहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं और आपको सिलेक्ट करना होता है। एंकर स्टोर होते हैं जो लार्ज स्टोर होते हैं जो कि कस्टमर के साथ अट्रैक्ट करते हैं। पार्किंग फैसिलिटी भी वहाँ होती है, लार्जर एरिया होता है कि कोई गाड़ी वाड़ी लेके जाएगा तो वहाँ खड़ी कर सके। इन्होंने ना एग्जांपल दिया, लार्ज रिटेल कॉम्प्लेक्स डेवलप बाय रिलायंस रिटेल ऑफ्टन फंक्शन एज कम्युनिटी शॉपिंग सेंटर बाय, ग्रोसरी भी है, फैशन भी है, इलेक्ट्रॉनिक भी है, एंटरटेनमेंट भी है। एक ही जगह पे सब कुछ मिल रहा है तो हमें लगता है कि अलग अलग जगह क्या जाना है, एक ही जगह से जाके डिस्काउंट ऑफर सब जब मिल ही जाता है तो वहीं से ले लेंगे। नेक्स्ट आता है लोकेशन एंड साइट इवैल्यूएशन। ठीक है, लोकेशन एंड साइट इवैल्यूएशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक सुटेबल प्लेस होती है रिटेल स्टोर की, जिसको सिलेक्ट किया जाता है, असेस किया जाता है। स्टोर लोकेशन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि रिटेल की सक्सेस के इफेक्ट करता है। इससे सेल वैल्यू वॉल्यूम बढ़ता है, कस्टमर एक्सेसिबिलिटी बढ़ती है और प्रॉफिट भी बढ़ जाता है। जैसे इसमें उन्होंने बताया कि इसके कौन-कौन से फैक्टर्स हैं। जैसे पहले एक एग्जांपल समझते हैं फिर फैक्टर पे आऊँगी। जैसे इन्होंने बोला, मैकडॉनल्ड्स केयरफुली सिलेक्ट हाई ट्रैफिक लोकेशन नियर हाईवेज, मॉल एंड कमर्शियल एरिया टू मैक्सिमाइज कस्टमर रीच।
कि मैकडॉनल्ड्स का इन्होंने एग्जांपल दिया है कि जो उसने बहुत ध्यान से हाई ट्रैफिक लोकेशन को सिलेक्ट किया, जैसे हाईवे वगैरह होते हैं, जब हमें भूख लग रही होती है तो हम सोचते हैं मैकडॉनल्ड्स चले जाते हैं। रेडी का तो पता नहीं, जैसे हम कहीं आगरा जा रहे हैं, कहीं अपने एरिया से दूर कहीं घूमने जा रहे हैं, सो हमें नहीं पता कि दूसरे ब्रांड की चीज़ कैसे मिलेगी या रेडी पे कैसा मिलेगा, सो हम मैकडॉनल्ड्स हमें दिखा और मैकडॉनल्ड्स ने भी अपना दिमाग लगाया कि हाई ट्रैफिक लोकेशन ढूँढी जो नियर बाय हाईवे है, मॉल है, कमर्शियल एरियाज़ है, ताकि कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा विज़िट कर पाएँ और उनकी फैसिलिटी ले पाएँ, जिससे कि लॉन्ग टर्म बिज़नेस ग्रोथ होगी और सेल्स तो होएगी होएगी, ठीक है? सो इस प्रकार से है। तो इसमें कौन-कौन से फैक्टर हैं जो कि आते हैं? सबसे पहला कस्टमर ट्रैफिक, जैसे कि सेल्स अपॉर्च्युनिटी बढ़ गई, ठीक है? एक्सेसिबिलिटी में कस्टमर मूवमेंट इसमें आसान होती है। कॉम्पिटिशन में क्या होता है? असेस मार्केट कंडीशन में ये मदद करता है। पार्किंग की फैसिलिटी मिल गई, उनको कन्वीनियंस है, जो गाड़ी से आएँगे, दूर जा रहे हैं, तो गाड़ी खड़ी करने की जगह होगी, वहाँ दिक्कत नहीं आएगी। रेंटल कॉस्ट यानी कि ये प्रॉफिटेबिलिटी को इफ़ेक्ट करता है। सो कस्टमर कहीं न कहीं अट्रैक्ट भी होता है, ठीक है? नेक्स्ट आता है हम लोगों का इन्वेंट्री मैनेजमेंट। सो इन्वेंट्री को मैनेज करना ही क्या होता है, हमने ऊपर पढ़ा भी था इन्वेंट्री को कैसे मैनेज करना होता है। पहले ऑर्डर स्टोरिंग, कंट्रोलिंग एंड मॉनिटरिंग द गुड्स विद इन अ रिटेल बिजनेस, कि ये अगर एक दुकान है, इसको सही ढंग से रैक में, शेल्फ्स में हर एक चीज़ लगा देनी है और इन्वेंट्री सही से मैनेज होनी चाहिए। स्टॉक खरीदा, उसकी एंट्री कर दी ताकि वो शॉर्टेज भी ना हो, ओवर भी ना होगा, ठीक है? इन्वेंट्री स्टोरेज है और जो खत्म हो रहा है उसको दोबारा से रीऑर्डर करना, इस प्रकार से, ठीक है? सो इन्होंने एक एग्जांपल दिया है, अमेज़न यूज़ करता है एडवांस इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम एंड ऑटोमेटेड वेयरहाउस टू मैनेज मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट इफेक्टिवली, क्योंकि उसके पास अमेज़न के पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, उसको मैनेज करने के लिए वो इन्वेंटरी मैनेजमेंट एडवांस लेवल पे यूज़ करता है, ताकि सही टाइम पे सही चीज़ मिल सके और उसको डिलीवर वो कर सके, ठीक है? सो यहाँ पे बताया गया प्रॉफिट प्लानिंग जो होती है वो डन होती है ऑन द बेसिस ऑफ पीएनएल स्टेटमेंट। सो पीएनएल स्टेटमेंट क्या है, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है जिसके अंदर ये सारी चीज़ें मेंटेन होती हैं। प्रॉफिट की जो प्लानिंग होती है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारे फ्यूचर के इनकम, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, ये सारी चीज़ें आती है और हमारा मेन मकसद प्रॉफिट होता है। इनकम और खर्चे सारे एक ही पीएनएल अकाउंट में आ जाते हैं और ये ऑर्गेनाइजेशन को मदद करते हैं एग्जैक्ट प्रॉफिट एंड लॉस निकालने में, जिसे हम इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर हमने देखा होगा कि बिजनेस हैज़ अर्न प्रॉफिट और सफर लॉस, या तो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, ठीक है? मैनेजर एनालाइज करता है प्रीवियस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट को कि फ्यूचर सेल कितनी थी एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी थी, प्रोडक्शन के कितने खर्चे हैं, ये सारी चीज़ें। प्रॉफिट प्लानिंग जो है हमारे आने वाले समय के सेल्स टारगेट को सेट करती है, ऑपरेटिंग कॉस्ट कंट्रोल करती है, फालतू के जो खर्चे होते हैं वो कम कराती है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाती है और डिसीजन मेकिंग भी स्ट्रॉन्ग करती है। अब आता है हमारे बैलेंस स्कोर कार्ड जो होते हैं मैनेजमेंट टेक्निक विच टेक इनटू अकाउंट कस्टमर सेटिस्फेक्शन, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड बिजनेस प्रोसेस। यानी जो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो देख लेते हैं एक बारी, कि जो बैलेंस स्कोर कार्ड होता है वो एक स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट टूल होता है जो कि ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए होता है, ठीक है? इसमें मल्टीपल पर्सपेक्टिव जो होते हैं रेदर देन फोकसिंग ऑन फाइनेंशियल रिजल्ट पे ना ध्यान देके मल्टीपल पर्सपेक्टिव पे ध्यान दिया जाता है। जैसे इन्होंने एग्जांपल देखती हूँ मैं, हाँ, सो अमेज़न यूज़ करता है कस्टमर सैटिस्फैक्शन, ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर, ताकि ओवरऑल बिजनेस की परफॉर्मेंस इंप्रूव हो और जहाँ पे गलतियाँ हो रही है वो ना हो। क्योंकि यहाँ पे बताया गया है कस्टमर पर्सपेक्टिव मेजर कस्टमर सैटिस्फैक्शन को भी देखना होता है, कितना सैटिस्फाई हुआ, सर्विस की क्वालिटी अच्छी है या नहीं, री अटेंशन, ब्रांड लॉयल्टी है या नहीं, उससे प्रॉफिट मार्जिन, रेवेन्यू ग्रोथ, कॉस्ट कंट्रोल होती है। वही सारे पॉइंट्स आप बना के आराम से लिख सकते हैं। कस्टमर री अटेंशन आप छोड़ दो, लगभग उसी टाइप का ही है ये। कंज्यूमर तो ऑलरेडी आपको पता ही होगा, ऊपर भी पढ़ाया है। गवर्नमेंट में क्या आ जाता है, गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस बिजनेस एंड रिटेल एक्टिविटी थ्रू लॉ, रेगुलेशन, टैक्सेशन पॉलिसीज एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन मेजर, कि गवर्नमेंट क्या करती है, इन्फ्लुएंस करती है बिजनेस को, रिटेलर्स को, कि काम तो करना है लेकिन अपने कानून में रह के, दायरे में रह के, पॉलिसीज के दौरान, और प्रोटेक्शन होनी चाहिए कंज्यूमर की, यानी कि उनको कोई भी गलत सामान नहीं दे देना अपने फायदे के लिए, ठीक है? ये सारी चीजें उनको बताई जाती है। फॉर एग्जाम्पल जीएसटी है, इंडिया इफेक्ट प्राइसिंग स्ट्रक्चर एंड बिलिंग सिस्टम फॉर रिटेलर अक्रॉस द कंट्री, कि जो लोग काम करें उन्हें पता है पक्का बिल है तो जीएसटी में चढ़ाना पड़ेगा, यानी रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। सो इस तरीके का एग्जाम्पल इन्होंने जीएसटी का दिया है
ठीक है, कि कानून के दायरे में रह के सारी चीज़ें करनी है, पॉलिसीज़ को मानना है। एंड गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, टैक्सेशन है, प्रोडक्ट की क्वालिटी स्टैंडर्ड, कंज्यूमर के राइट्स पे भी बात करती है। ऐसा नहीं है सिर्फ रिटेलर का फ़ायदा होगा और कंज्यूमर बेचारे को गलत सामान दे दो। लेबर लॉ है, कंपटीशन पॉलिसीज़ हैं, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट बताती है। मैन्युफैक्चरर आप लोगों को पता है कौन होता होगा, जो कि सामान को बनाने का काम करता है, प्रोड्यूस करता है, उसके बाद बना के बेचता है रिटेलर्स को, होलसेलर को या कंज्यूमर को। तो प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, यानी मैन्युफैक्चर इन्फ्लुएंस रिटेल बिजनेस थ्रू प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्राइसिंग, पैकेजिंग अच्छी होनी चाहिए, ब्रांड इमेज, प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी और अच्छे-अच्छे डिस्काउंट दे तो कस्टमर भागा चला आता ही है। कॉम्पिटिटर ऊपर पढ़ा चुकी हूँ, आपको वैसे पता भी होगा। ये वैसे मैंने क्वेश्चन इसलिए डाल दिए, वैसे इतना तो लेंथी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन इसलिए डाले हैं ताकि मतलब शॉर्ट नोट में आ जाते हैं, इसलिए डाल दिए। कॉम्पिटिटर क्या होता है? यानी कि अगर मैं कोई सूट का बिज़नेस कर रही हूँ, तो सामने 2 दुकानें सूट की और खुल गई, तो वो मेरे लिए कॉम्पिटिटर हैं। सेम ही टारगेट कस्टमर होते हैं, सेम ही प्रोडक्ट होता है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अमेज़न, फ्लिपकार्ट का इन्होंने एग्ज़ाम्पल दिया। कम्पीट इन प्राइसिंग, डिलीवरी सर्विस, प्रोडक्ट वैरायटी जो कि कस्टमर को अट्रैक्ट करती है। तो आजकल हम भी कंपेयर करते हैं फ्लिपकार्ट पे, अमेज़न पे, जिसको जहाँ अच्छा लगता है वो वहाँ जाके ले सकता है, ऑनलाइन डीलिंग कर सकता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन और आता है, जो कि है ब्रांड। शॉपर स्टॉप एंड द फंक्शनिंग इन द रिटेल स्टोर, यानी कि ब्रांड की बात करें तो शॉपर स्टॉप जो है वो एक इंडिया की लीडिंग डिपार्टमेंट स्टोर चेन है, जो कि स्टैब्लिश हुआ था 1991 में। ये ऑपरेट करता है मल्टीपल रिटेल आउटलेट अक्रॉस मेजर सिटीज इन इंडिया। शॉपर स्टॉप ऑफर अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट इंक्लूडिंग क्लोथिंग, फुटवियर, कॉस्मेटिक एक्सेसरी, होम डेकोर एंड लाइफस्टाइल प्रोडक्ट। गुड़गांव में भी है शॉपर स्टॉप, कई जगह है, मैंने भी विजिट किया था, मैंने भी पर्सनली अपनी एक वॉच खरीदी थी। मैंने शॉपर स्टॉप से ही खरीदी थी। वहाँ पे बहुत सारे आउटलेट होते हैं, जैसे अब वॉच है, वॉच में भी टाइटन है या फिर आपकी सीके है या फिर आपकी जो अदर जो भी ब्रांड्स हैं, टाइटन या जो भी है, वहाँ आपको मिल जाते हैं, ठीक है? एक ही छत के नीचे सब मिल जाता है। शॉपर स्टॉप जो है वो वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट दिखा देता है, क्लोथिंग भी है वहाँ पे, फुटवियर भी है, कॉस्मेटिक सब चीज़ें हैं। कंपनी फॉलो करती है डिपार्टमेंट स्टोर रिटेल फॉर्मेट, डिफरेंट कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट वहाँ पे ऑर्गेनाइज होते हैं, सेपरेट सेक्शंस होते हैं, लार्ज रिटेल स्पेस होता है, मिडिल क्लास को ये टारगेट करते हैं, अपर मिडिल क्लास कंज्यूमर भी वहाँ जाके अपने प्रोडक्ट को लेते हैं। मेजर फंक्शन क्या रहता है इसका, कि भाई यहाँ पर जो एग्जांपल देखूँ मैं इसका, तो इसमें शॉपर स्टॉप जो है यूज़ करता है लॉयल्टी प्रोग्राम, जैसे फर्स्ट सिटीजन टू रिटेन कस्टमर एंड रिपीट परचेजेस, ताकि दोबारा-दोबारा आएँ, वो वहाँ से ना रिवॉर्ड्स पॉइंट मिलते हैं, ठीक है? ऑफर्स मिल जाते हैं, शॉपिंग के बेनिफिट्स मिल जाते हैं, तभी ये आज बहुत ज़्यादा ट्रेंड में भी है। कंपनी ने अडॉप्ट किया डिजिटल रिटेलिंग ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, ताकि कस्टमर के कन्वीनियंस को बढ़ाया जा सके। फिजिकल स्टोर एंड ऑनलाइन एप्लीकेशंस भी इस पे काम कर रही हैं। फिर आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है डेमोग्राफिक लाइफस्टाइल लाइफ साइकिल स्टेजेस ऑन कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग को कौन-कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं। तो भाई कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग क्या है? फिर से कंज्यूमर सेलेक्ट करेगा, फिर उस प्रोडक्ट को यूज़ करेगा, फिर उसका रिव्यू देगा, फीडबैक देगा। यहाँ पर जो है इन्होंने यहाँ पे फैक्टर्स बताए हैं, जैसे एग्जांपल समझो, एप्पल टारगेट करता है यंग प्रोफेशनल टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड कंज्यूमर थ्रू प्रीमियम स्मार्टफ़ोन एंड डिजिटल डिवाइस। अब कोई बूढ़ा इंसान है 60 साल का, उसकी क्या चाह होगी कि वो एप्पल का फ़ोन खरीदे। लेकिन जो हमारे यंग प्रोफेशनल्स हैं उनको वो एप्पल को टारगेट करते हैं बिकॉज़ ऑफ द टेक्नोलॉजी एंड द ब्रांड इमेज एंड द क्वालिटी, जिसकी वजह से वो स्मार्टफ़ोन खरीद रहे हैं। ये इसका एग्जांपल है। कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग है, उसका अपना-अपना एक्सपीरियंस, जैसे डेमोग्राफिक में आता है, परचेजिंग पावर एंड प्रेफरेंस को इफ़ेक्ट करता है। जैसे हाई इनकम कंज्यूमर करते हैं लग्ज़री गाड़ी खरीदना, अच्छा-अच्छा घर खरीदना, बंगलो खरीदना, ये सब। लाइफ़स्टाइल में आता है फिटनेस ओरिएंटेड पीपल बाइंग जिम मेंबरशिप। अब भाई वो फिटनेस ओरिएंटेड है तो वो पीनट बटर, जिम की मेंबरशिप, ये सब ही खरीदेंगे, प्रोटीन पाउडर, ये सब। लाइफ साइकिल स्टेज बात करें तो पेरेंट्स बाइंग बेबी प्रोडक्ट। अब यहाँ पे चेंजेस नीड्स अकॉर्डिंग टू एज एंड फैमिली सिचुएशन, ये तो बात सच है कि हर किसी की एज के हिसाब से, उसकी सिचुएशन के हिसाब से ही वो सामान को खरीदता है। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद ये समाप्त हो जाएगा। पब्लिक रिलेशन क्या होता है, इसका मतलब क्या है, इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। देखो भाई, सबसे पहले पीआर की बात करूँ, पब्लिक रिलेशन की, तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्रिएट होती है चीज़ें एंड मेंटेन होती है पॉजिटिव इमेज
एंड रिलेशनशिप बिटवीन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड द पब्लिक, कि जो हमारी जनता है और जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके बीच में जो पॉजिटिव इमेज मेंटेन होती है या क्रिएट होती है वो ही पब्लिक रिलेशन कहलाता है, जो कि नाम से भी क्लियर है। ये इन्वॉल्व करता है कम्युनिकेशन एक्टिविटी जैसे कि मतलब बिल्ड होना, ट्रस्ट बढ़ाना, फेवरेबल रेपुटेशन अमंग कस्टमर्स एंड एम्प्लॉइज, इन्वेस्टर, मीडिया, सोसाइटी। देखो भाई, घूम फिर के बाद फिर वही आ जाती है पब्लिक रिलेशन पे कि कहाँ एक दुकानदार, कहाँ एक ऑर्गेनाइजेशन और कहाँ जनता। दोनों के बीच का अगर रिलेशन अच्छा है, कम्युनिकेशन लेवल अच्छा है, ठीक है, तो उससे ट्रस्ट तो अपने आप बनेगा, गुडविल भी बन जाएगी अगर हम अच्छा सामान देंगे तो। एंड पब्लिक रिलेशन एक्टिविटी में आता है जैसे प्रेस रिलीज, मीडिया कम्युनिकेशन, स्पॉन्सरशिप, चैरिटी इवेंट्स कराना। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है चैरिटी इवेंट्स। चैरिटी इवेंट्स क्या है कि आजकल बहुत कम होते हैं, ठीक है, लेकिन जो करता है उसके एक भले का ही काम है कि वो जो बेचारे खरीद नहीं पा रहे सामान या फिर जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए वो इवेंट चलाए गए हैं। सोशल वेलफेयर प्रोग्राम है, समाज के लिए, सोसाइटी के लिए सोचा जा रहा है। पब्लिक कैंपेन्स चलाए जा रहे हैं जिससे पॉजिटिव पब्लिक इमेज बनती है। इसका उद्देश्य क्या है? मेजर तो गुडविल बनाना, ठीक है, पब्लिक इमेज जो है उससे पॉजिटिव क्रिएट होती है कि हाँ इस पर्सन ने जो है फ्री ऑफ कॉस्ट इस सामान को बांटा, इस सर्विस को दिया। रेपुटेशन इंप्रूव होती है, पब्लिक अवेयरनेस बढ़ती है, लोग उस कंपनी से रिलेटेड या उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जागरूक हो जाते हैं। हैंडल क्राइसिस सिचुएशन यानी प्रोटेक्ट कंपनी इमेज एंड ड्यूरिंग प्रॉब्लम्स, कस्टमर कॉन्फिडेंस इंप्रूव हो जाता है। एंड साथ ही साथ यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सोशल रिलेशनशिप बनते हैं, जैसे इन्होंने टाटा ग्रुप का एग्जांपल दिया है। टाटा ग्रुप इज आल्सो नोन फॉर स्ट्रॉन्ग पब्लिक रिलेशन थ्रू सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड चैरिटेबल एक्टिविटी, कि भाई अगर टाटा ग्रुप जो अपना काम कर रहा है वो स्ट्रॉन्ग पब्लिक रिलेशनशिप भी बिल्ड कर रहा है क्योंकि उन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ किया है, चैरिटेबल एक्टिविटीज भी संभाली हैं। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ एडवांटेजेस हैं इसके पब्लिक रिलेशन के, कि अगर पब्लिक रिलेशन अच्छा है, जनता के साथ ऑर्गेनाइजेशन का अच्छा रिलेशन है, तो ब्रांड इमेज इंप्रूव होती है जो कि पॉजिटिविटी देती है। कस्टमर का ट्रस्ट, प्रमोशनल कॉस्ट कम होती है, बिजनेस में भी ग्रोथ मिलती है। साथ ही साथ इसकी बुराई क्या है? लिमिटेड कंट्रोल होता है, यानी मीडिया में चेंज और इंटरप्रेट इन्फॉर्मेशन डिफरेंटली, और जो मीडिया होती है वो चेंज कर देती है इन्फॉर्मेशन को या फिर इंटरप्रेट कर देती है, तो लिमिटेड कंट्रोल है। डिफिकल्ट टू मेजर, इम्पैक्ट कैन नॉट ऑलवेज बी मेजर एक्यूरेटली, जरूरी नहीं है कि जो इम्पैक्ट आया है वो सही आया हो, गलत भी हो सकता है। स्लो प्रोसेस रहता है, यानी बिल्डिंग रेपुटेशन टेक टाइम, हर किसी की इमेज जो भी ऑर्गेनाइजेशन की है बनने में टाइम लगता है। मिस्टेक जो होती है मे डैमेज कंपनी इमेज, कभी कभार जो गलतियां होती है वो भी हमारी कंपनी की इमेज को खराब कर देती है, जो नेगेटिव पब्लिसिटी का भी रिस्क इसके अंदर रहता है, क्योंकि देखो फायदे हैं तो नुकसान तो होंगे ही होंगे। सो ये था और सारा का सारा जो मैंने करवाया है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसमें से कोई से भी 7-8 क्वेश्चन करके चले जाना, पास हो जाओगे। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच।